हे फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑन स्पीडी लॉ। आज मैं आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसको हम हिंदी में विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के नाम से भी जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब। हम समझते हैं स्पेसिफिक रिलीफ क्या होता है, कब मिलता है। जब भी हमारे सिविल राइट्स का वायलेशन होता है तो जनरली हम जानते हैं हमारे पास दो चीज़ें ओपन होती हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फिर टॉर्ट। कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास डैमेजेस कंपनसेशन रेमेडी है, वही टॉर्ट में है। बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर आपके बीच में कोई पहले का एग्रीमेंट था या कॉन्ट्रैक्ट था, उसका ब्रीच होता है तो हमको उसकी भरपाई करने के लिए कंपनसेशन या डैमेजेस कोर्ट दिलवाता है। बट टॉर्ट में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि पहले आपका कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूसेंस अगर हम समझते हैं तो कोई भी ऐसा आपका सिविल राइट का वायलेशन होता है उसके लिए दिलवाया जाता है। तो फिर स्पेसिफिक रिलीफ क्या है? तो हम ये जानते हैं कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डैमेजेस या कंपनसेशन नहीं हो सकता। कई बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनका 1-to-1 फुलफिलमेंट करना ज़रूरी होता है। उनका ब्रीच होने पर कंपनसेशन या डैमेजेस किसी काम के नहीं होते। कई चीज़ें ऐसी होती है जिनका एग्जैक्टली अनुपालन करवाना पड़ता है, एग्जैक्टली इन्फोर्स कराना पड़ता है कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को। तो आके समझते हैं व्हाट इज स्पेसिफिक रिलीफ। इट इज़ अ पॉजिटिव रेमेडी, सही बात है। इट एम्स फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन and obtaining of the thing for which a person is entitled under a contract and of which he has been deprived। मतलब एक इंसान जो कि लाइबल है, एंटाइटल्ड है किसी पर्टिकुलर चीज़ की पोजेशन के लिए या फिर इन्फोर्समेंट के लिए, जिससे उसको वंचित रखा जा रहा है। इन अनदर वर्ड्स, इट इज़ कंप्लायंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली विच हैज़ बिन रिफ्यूज टू कंप्लाई विथ। सामने वाले पार्टी ने उसको कंप्लाई करने से मना कर दिया, अब वो कोर्ट के पास जाके उस कॉन्ट्रैक्ट का 1-to-1 कंप्लायंस करा सकता है या उसका इन्फोर्समेंट करा सकता है। इसी को हम स्पेसिफिक रिलीफ कहते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ में बेसिकली हम ओवरव्यू आज समझेंगे तो उसमें 7 प्रकार के रिलीफ दिए गए हैं, जिसमें 6 डायरेक्ट स्पेसिफिक रिलीफ है, जबकि एक ऐसा रिलीफ है जो कि प्रिवेंटिव रिलीफ है, कि आपको फ्यूचर में कोई लॉस ना हो या फिर आपको रोकने के लिए प्रिवेंटिव रिलीफ है। वो लास्ट जो रिलीफ है वो प्रिवेंटिव रिलीफ है। तो हम पहला रिलीफ समझते हैं जो कि है रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि सेक्शन 5 से 8 तक डील करता है। सेकेंड रिलीफ है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर दो लोगों के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको 1-to-1 बिल्कुल इन्फोर्समेंट कराना, वैसे ही पालन कराना जैसा उसमें दिया है। ये 9-to-25 सेक्शन में दिया है। थर्ड स्पेसिफिक रिलीफ है रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 26 में दिया है। इसका मतलब परिशुद्धि होता है। मतलब कोई भी अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई गलती हो गई या त्रुटि हो गई जिसके कारण रियल इंटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाने की जो मंशा थी वही पूरी नहीं हो पा रही है, तो हम इस रिलीफ को इन्फोर्स कराते हैं। नेक्स्ट रिलीफ आता है रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम विखंडन भी कह सकते हैं, ख़त्म कर देना कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। ये सेक्शन 27 से 30 तक डील करता है। फिफ्थ स्पेसिफिक रिलीफ है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करा लेना। ये सेक्शन 31 से 33 के बीच में आता है। सिक्स्थ रिलीफ है डिक्लेरेटरी डिक्री, हम कोर्ट के पास जाके अपने किसी भी राइट या स्टेटस के लिए डिक्री ले सकते हैं। ये सेक्शन 34 एंड 35 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहता है। एंड लास्ट जो कि प्रिवेंटिव रिलीफ के नाम से जाना जाता है, इंजंक्शन, ये सेक्शन 36-44 डील करता है। बेसिकली हम समझें तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में टोटल सेक्शन 44 है, बट 2 सेक्शन रिपील हो चुके हैं तो हम 42 भी कह सकते हैं इनको। काफ़ी जगह अलग अलग आंसर इसके देखने को मिलते हैं, कई जगह 42 बोलते हैं, कई जगह 44 बोलते हैं। तो फर्स्ट रिलीफ हम समझते हैं, ये पार्ट 2 में दिया है, चैप्टर 1 रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो एक बात समझते हैं, सेक्शन 5 एंड 6 डील करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, जबकि 7 एंड 8 डील करता है मूवेबल प्रॉपर्टी में। तो सेक्शन 5 कहता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये बहुत ही क्लियर सेक्शन है और ये डायरेक्ट बोलता है कि अगर आपका कोई भी सूट आप
इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई भी सूट, अगर आपको रिकवरी ऑफ पोजेशन चाहिए टाइटल के बेस पे, आपके पास टाइटल है, आप ओनर हैं, आपको अगर रिकवरी ऑफ पोजेशन चाहिए तो आप सीधे सीपीसी की मदद से जा सकते हैं और आप अपना पोजेशन रिकवर करा सकते हैं। ये याद रखेंगे, सेक्शन 5 में पोजेशन टाइटल के बेस पे दिलवा रहे हैं, इसमें टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट सेक्शन आता है 6, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ये भी है, जैसा मैंने बताया आपको 5 एंड 6 इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करते हैं। तो सेक्शन 6 है सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब हमको इसमें एक चीज़ समझनी है, इसमें कोई भी पर्सन केस ला सकता है, पहली चीज़ हम ओनर के अगेंस्ट भी केस ला सकते हैं इसमें, दूसरी चीज़, तीसरी इसका टाइम लिमिट दिया है 6 मंथ्स, हमको इसमें सूट लाने के लिए 6 महीने के अंदर ही केस लाना होगा, तीसरी चीज़। फोर्थ चीज़ हमको याद रखनी है, इसके डिसीजन का कभी भी अपील और रिव्यू नहीं होता, और इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर हमें कभी गवर्नमेंट ने डिस्पोजेस किया है तो हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट नहीं ला सकते हैं। सेक्शन 6 में ये कीवर्ड्स हैं और ये आपको हमेशा टिप्स पे याद होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 7 एंड 8, ये दोनों सेक्शंस मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। सेक्शन 7 कहीं ना कहीं सेक्शन 5 जैसा है, सेक्शन 5 इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए था, वहीं सेक्शन 7 मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी का टाइटल है तो आप उसका पोजेशन रिकवर कर सकते हैं सीपीसी में जाकर, सेम है सेक्शन 5। अब हम बात करते हैं सेक्शन 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज अ ओनर टू जा सकता है उसको पोजेशन डिलीवर करने के लिए। सेकेंड, when compensation in money is not adequate relief, जहाँ पे compensation in money sufficient relief या adequate relief नहीं है। थर्ड है when it would be extremely difficult to ascertain the actual damages caused by the loss, हमको ये अनुमान लगाना कि इसके ब्रीच से या वायलेशन से कितना एग्जैक्टली लॉस होगा, ये हम अनुमान ना लगा पाए तो भी हमको कंपेल किया जा सकता है वो प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए। और लास्ट, when the possession of the things claimed has been wrongfully transferred from the plaintiff, या फिर plaintiff से वो गलती से ट्रांसफ़र करवा ली गई हैं प्रॉपर्टी तो भी उसको कंपेल किया जा सकता है। सेक्शन 8 में 2 शैल प्रज्यूम भी दिए गए हैं, ये रिबर्टल प्रजम्पशंस हैं, बट ये शैल प्रज्यूम का काम करते हैं। कोर्ट इनको क्रॉस करने के लिए या इनको रिबर्ट करने के लिए आपसे एविडेंस मांगेगा नहीं। हम समझते हैं क्या है वो 2 प्रजम्पशंस। पहला है द कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एडिक्वेट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ द थिंग्स क्लेम और एज द केस में भी, ये प्रज्यूम करके चलेगा कोर्ट कि कंपनसेशन इन मनी, पैसे में दिया गया प्रतिकर पर्याप्त अनुतोष नहीं है, कि मतलब कि अगर हम कोई भी चीज़ पैसे में अगर उसको कंपनसेट नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ के बदले चीज़ ही देनी पड़ेगी। और सेकंड है दैट इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू असर्टेन द एक्चुअल डैमेजेस कॉज्ड बाय इट्स लॉस, और ये अनुमान लगाना कि कितना लॉस हुआ है ये भी बिल्कुल बहुत मुश्किल है, इसलिए ये दोनों शैल प्रज्यूम हमने सेक्शन 8 में रखे हैं। ये था पहला स्पेसिफिक रिलीफ सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 8 तक। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए।